नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका साथ रंग ले आया, रंग ही नहीं ले आया, बसंत ले आया आपके जीवन में और हमारे श्रोताओं के जीवन में। बहुत सारे अपने ज्योतिष से ऊहापोह का प्रश्न आप हमसे पूछते हैं, उसको अपने जानकारी के हिसाब से उत्तर देना, रास्ता साफ कर देना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। आप लोगों के जीवन में जिस तरीका की भी परिस्थिति हो, उसको आंकते आते हैं, पूछते आते हैं और ज्योतिष के तर्कों पर संवारते आते हैं। आज सबसे शुरू में मैं एक प्रश्न ले लेता हूं हमारे मित्रगण का, ज्योतिष प्रेमियों का। एक सज्जन बहुत ही चहेते हैं, उन्होंने लिखा है, गुरुजी यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने घर से 8वें हो जाए तो उसका फल क्या होगा। संसार में कोई ऐसी शक्ति बृहस्पति उच्च का भी होकर के ही एक कुछ कल्याण में कर सकता है, लेकिन दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि जिस घर से चंद्रमा 8वें होकर के कुंभ में बैठेगा और सूर्य अपने से आकर के फिर मीन में बैठेगा, यह एक दिक्कत आवश्यकता से ज्यादा देने वाला है। लेकिन बृहस्पति भाग्य स्थान में उच्च होकर के बैठेगा तो कुछ एक व्यवस्था नामक चीज हो जाएगी। भले ही उनके पास उतना ज्यादा धन न रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक ठाक जिंदगी चल जाएगी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा इससे ज्यादा खराब नीच का भी होकर के नहीं होता है। नीच का यदि होता है तो किसी दूसरे भाव में बैठने का वह नीच भंग राजयोग या वगैरह वगैरह बन जाता है। लेकिन यहां तो राजयोग कारक ग्रह अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, एक खराब हो सकता है। ऐसे ही अवस्था में सूर्य के लिए माणिक और चंद्रमा के लिए मोती पहनाया जाता है। दूसरा किसी लाजवाब जानकार का प्रश्न है कि बृहस्पति यदि स्वगृही होकर के पंचम में बैठता है तो क्या फल होगा। निष्फल वाली बात आप लोग याद रखते हैं कि पंचम में बृहस्पति निष्फल होता है। इसके लिए धन्यवाद और शास्त्रवत बात करने के लिए आशीर्वाद। बृहस्पति जब नीच का हो जाता है तो वास्तव में उसका फल लग्न में तो अत्यंत खराब ही होता है, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट यह सिंह लगन के स्वगृही होने के धनु में आकर के जब बृहस्पति बैठता है तब का होता है। और दूसरा जब बैठेगा वृश्चिक में स्वगृही होकर के मीन के घर में, तो यह दोनों एक अलग अलग भाव का होता है। स्वगृही होना सारे ग्रहों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वह जो खराब फल दिया उसमें मात्र लीपा पोती के बराबर ही होगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम जो होता है उस पर ज्योतिष की गणना होती है। तो कुल मिलाकर के उम्दा फल नहीं आएगा, लेकिन निर्वाह हो जाएगा। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं मित्रों, कुंडली के एक दो ग्रह से पूरे कुंडली का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यही बृहस्पति का स्वगृही होना यदि होता है, वहीं पर केवल बुध नीचभंग राजयोग पैदा कर दे, वहीं पर यदि केतु बैठ जाए धनु के साथ, तो एक कुंडली का फल से नहीं होता है। वहां पर जब तक कुंडली का दर्शन नहीं होता है तब तक तो नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान का दिमाग ही नहीं खुलता है जी। अब हम आ जाते हैं आपके उस सारे प्रश्न को लेकर के जहां पर आपकी कुंडली व्यवहारित होकर के एक जोग बनाती है।
आप जैसे कुछ और दर्शकों की व्यवस्था हमारे पास जुड़ी हुई है, जो मात्र कहते हैं कि कुंडली में गुरुजी धनक्षय योग के बारे में जो चर्चा हुआ उससे मन और जानकारी दोनों ही तृप्त हो गई। लेकिन पहले धन आए तब तो धनक्षय। हे मेरे ज्योतिष प्रिय, धन का गमन बहुत ही बड़ा शोकदायी होता है यदि वह आप अपने मुट्ठी से कमाए हुए रहते हैं तो। आयाराम से धन यदि लूटा हुआ धन रहता है, खसोटा हुआ धन रहता है, दूसरे के जलफरेबी में डाल करके अर्जित धन रहता है, उस धन के जाने में उतना गम नहीं होता जो आपका पसीने का होता है, आपके द्वारा स्व अर्जित होता है। चलिए हम पहले कुंडली में चर्चा करते हैं धन योग का। इस योग के नाम से आप बहुतेरे लोगों ने क्या लक्ष्मी योग के माध्यम से जान दिया है कि चंद्रमा और मंगल स्वगृही हो तो लक्ष्मी योग बन जाएगा, प्रधानमंत्री योग बन जाएगा और कितने बड़े धन का मैं मालिक हो जाऊंगा, फिर आप मुंह बिचका लेंगे। ये तो नहीं है। नीच के मंगल कर्क में जाकर के स्वगृही चंद्रमा के साथ क्या लक्ष्मी योग बना सकेगा? अखंड साम्राज्यपति योग बना पाएगा? क्या कुबेर योग बना पाएगा? क्या मालव्य योग बना पाएगा? तो बार बार नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान कहता है मित्रों कि जब ग्रह उस लग्न के लिए योगकारी हो और उनके द्वारा सर्जित या सृजित ग्रह लक्ष्मी योग बनाए तब वह धनवान योग होगा। हमारा शास्त्र के एक पन्ना में कहीं लिख दिया गया है कि लक्ष्मी और चंद्रमा का योग जो होगा वह मंगल और चंद्रमा का योग जो होगा वह लक्ष्मी योग होगा। मात्र यही एक धनवान योग है या इसके अलावा कुछ और है? यह ग्रह के कारण किसी खास लग्न में, वृश्चिक लग्न में यह उपयुक्त होता हुआ मीन लग्न में और कर्क लग्न में देखा गया, लेकिन उसके भी बैठने का एक नजरिया है कि यहां बैठेगा तो मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग हो जाएगा। इन चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन जलीय योग के अलावा, जलीय राशि के अलावा, जलीय लग्न के अलावा कहीं नहीं है। ज्योतिष इस योग को कहीं भी दूसरे जगह यदि पिरो दिया जाता है तो वह शर्मसार हो जाता है। क्या यह वाक्य मेरा लक्ष्मी योग का खंडन किया या जो आपके पास जानकारी है उसको ध्वस्त कर दिया? आप कहीं भी किसी भी लग्न में चंद्रमा और मंगल को कहीं भी बैठा करके देख लीजिए, वह योग नहीं बनेगा जिसको पूर्ण रूप से ज्योतिष ज्ञान के कसौटी पर कस करके हम उतारते हैं। भावेत भावम की गणना यदि ज्योतिष में नहीं है तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। इससे बना है, मैं कितने बार मित्रों कहा हूं कि हमारे आचार्यों ने वृश्चिक लग्न विशेषांक एक पेज पर शुरू किया, उस पर लिखता आया, ऊपर लिख दिए उन्होंने कि वृश्चिक लग्न विशेषांक, इसमें चंद्रमा और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को गजकेसरी योग बता दिया, चंद्रमा और मंगल के योग को अखंड साम्राज्यपति लक्ष्मीवान योग बता दिया, चंद्रमा और सूर्य के योग को बता दिया। यानी वह बताए हमारे आचार्य ने कि जैसे सज्जन ने प्रश्न पूछे थे कि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और सूर्य दोनों राजयोग कारक होते हैं, नवमेश और दशमेश, तो क्या हमको चंद्रमा और सूर्य के कॉम्बिनेशन को कहना अच्छा होगा या हमको नवमेश और दशमेश के योग को कहना अच्छा होगा? यदि कोई जानकार आदमी, बलिष्ठ ज्ञानी आदमी कहता है तो कभी भी चंद्रमा और सूर्य की बातें नहीं कहेगा। ये मिडिल क्लास के लोगों का थ्योरी होती है
कि चंद्र, और वही काट को लेकर के आपके ऊपर मढ़ देते हैं और आप फूले नहीं समाते हैं कि मुझ में भी अखंड साम्राज्यपति योग बनाया गया है। यही योग कहीं अमावस्या योग बनाता है तो किसी के कुंडली में वह परम सम्राट योग भी बनाता है। सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, 9 मेष और 10 मेष का कॉम्बिनेशन, यहां पर वृश्चिक लग्न के यदि कुंडली में कहीं भी बैठे, ये दोनों धमाकेदार होंगे, दोनों ही धमाकेदार होंगे। ये दोनों लाभ भाव में बैठ जाए, लग्न में भी बैठ जाए वगैरह, 5वें में बैठ जाए तो भी, 7वें में बैठ जाए तो भी धमाकेदार होगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध कहीं भी बनेगा राजयोग कारक तो केंद्र और त्रिकोण में ही बनेगा। लेकिन हम बात करने लगते हैं कि यही की कटी हुई लाइन ले जाकर के एक हम पिरो देते हैं कन्या लग्न के कुंडली में। अब कन्या लग्न के कुंडली में सूर्य जी तो हो गए व्ययेश और चंद्रमा हो गए लाभेश, और उनमें सूर्य और चंद्रमा की युक्ति हम वृश्चिक लग्न के रिस्पेक्ट में समझाने लगे तो हमको समझ में नहीं आता, शायद आपको समझ में आता होगा कि हमारे ज्ञान के ऊपर कितना बड़ा कुठारापात कर दिया गया है। तो जब भी बातें बनती है मित्रों, तो उसमें उस योग का नाम लिया जाता है जहां पर वह रहता है, गुण रहता है। आप ध्यान से दूसरे तर्क को मैं किसी दिन समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लैनेट क्या होता है। अब मेरा चर्चा आज धन योग पर चला है, तो आज इसको मैं खत्म करके ही मानूंगा कि धन योग या लक्ष्मी योग या साम्राज्य योग या अखंड कुबेर योग क्या होता है। यदि किसी के कुंडली में कर्म स्थान में शुक्र और शनि की उपस्थिति हो जाए, कर्म स्थान मीन्स 10वां स्थान, 10वां स्थान में शुक्र और शनि का उपस्थिति हो जाए, अभी लग्न आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनाएगा? अब वृश्चिक लग्न के जातक को यदि प्रधानमंत्री बना देता है तो हर एक लोग कहने लगते हैं कि सूर्य और शुक्र और शनि तो ये तो वो योग है। लेकिन शुक्र और शनि यहां दिया क्या? शुक्र किस चीज का मालिक है, वो दिया क्या? मैं प्रधानमंत्री जी की ही कुंडली ले लेता हूं, वहां पर शुक्र उनके कुंडली के 7वें घर का मालिक है और कर्म स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। समझते ही हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? और आपके गुरु जी की भी कुंडली में शुक्र शनि भाग्य में बैठे हुए हैं, समझिए। तो ये नहीं है कि एक ही ग्रह का कॉम्बिनेशन किसी को क्या देगा, नहीं दे सकता है। वह जिस चीज का मालिक है वह जाकर के देगा। तो ये चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन का लक्ष्मी योग बनना बगैर लग्न तय किए हुए ये अधूरी जानकारी है, और अधजल गगरी छलकत जाए, आप जानते ही हैं। अब हम किसी खास एक लग्न का और नाम ले लेते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को मेष लग्न में आइडेंटिफाई किया गया था, उसी तरीका से वृश्चिक लग्न में सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों ही अच्छे हो गए। लेकिन इसी तरीका से मीन लग्न में हम कर देते हैं सूर्य और चंद्रमा को, और मीन लग्न में ही कर देते हैं हम सूर्य को छोड़ करके मंगल और चंद्रमा को। दोनों में कितना फर्क आ जाता है। मीन लग्न में जहां सूर्य रोग देने वाला है, शत्रु देने वाला है, ऋण देने वाला है, वहीं भी पर चंद्रमा उनका जनता का प्रेम, हाईटेक एजुकेशन, प्रेम, ऐश्वर्य देने वाला हो जाता है। तो ये कभी बनेगी उसकी? नहीं बनेगी। लेकिन मीन लग्न में यदि चंद्रमा और मंगल बिन बन जाते हैं एक साथ, तो अक्सर देखा जाता है कि यह एक खुशियों का अंबार दे देते हैं। अब खुशियों के अंबार को आप केवल लक्ष्मी योग से तौल लेते हैं, पैसे से तौल लेते हैं, वगैरह वगैरह।
लेकिन इसमें भी मंगल धनेश है। यह भाग्य में बैठ करके लक्ष्मी योग नहीं देगा, देगा लेकिन उम्दा नहीं देगा, स्टार मार्किंग नहीं देगा, क्योंकि जिस धन योग की बात करते हैं वहां से मंगल वह 8वें होकर के बैठा हुआ है। पंचम में आकर के भले ही कॉम्बिनेशन यदि बनता है तो वह अपने हिसाब से वह मंगल और चंद्रमा एक नीच होकर के, एक स्वगृही होकर के उससे ज्यादा दे सकता है। द्वितीय स्थान में यह कॉम्बिनेशन A1 हो सकता है, लग्न में यह A1 हो सकता है। यहां पर कहा जा सकता है जो ग्रह जिस हाउस का मालिक होकर के जोगकारी बैठ जाता है तो वह धन देने लगता है। जैसे वकीलों और बैरिस्टरों के घर में क्या कम धन है? नहीं है। वकीलों की वाणी होती है, स्पीच होता है, तर्क होता है, जो द्वितीय स्थान से देखा जाता है। हर लग्न का मालिक जो होता है वह द्वितीय स्थान का मालिक अलग होता है। मेष में चंद्रमा हो गया, वृष में बुध हो गया, मिथुन में चंद्रमा हो गया, मेष में सूर्य शुक्र हो गया, तो ऐसे ऐसे सिंह में भी बुध हो गया, तुला में मंगल हो गया, तो वह उस चीज का उपयोग करेगा। वही कॉम्बिनेशन के अनुसार से वाणी एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी होती है, एक टीचर के पास भी होती है, एक कंसल्टेंसी के पास भी होती है, एक प्रोफेसर के पास भी होती है। लेकिन सब लोग वाणी से ही धन कमाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट जो होता है वह मित्रों अलग अलग होता है। तो एक साथ मिलकर के हम पिरो देते हैं और सूत्र में बांध देते हैं कि मंगल और चंद्रमा को कहा गया है लक्ष्मी योग। कृपया है मेरे मित्र, आप हमसे प्रश्न कर लीजिए, लेकिन इसको उपाधि मत दीजिए। 3 लग्न के अलावा यह कहीं नहीं वैलिड है, कतई नहीं वैलिड है। 3 लग्नों में किसी खास जगह पर ही बैठ करके यह उत्तम है, और तब यह अति बलवान हो करके लक्ष्मी योग, कुबेर योग, अखंड साम्राज्यपति योग दे सकता है, देता है, मैं मानता हूं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इसके साथ आप बेल आइकन को भी दबा दिए होंगे, और इसके साथ ज्योतिष प्रेमियों को ऐसे तर्क से सम्मानित करने वाले कार्यक्रम को भी शेयर कर दिए होंगे। कीजिए। देखिए, एक और निवेदन, हमारे कार्यक्रम को यदि और विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं तो जो चैनल आपके पास सब्सक्रिप्शन में जाता है वही मत देखिए, उसके पीछे वाले भी चैनल को, कार्यक्रम को देखिए, टॉपिक को देखिए। हो सकता है कि आपका प्रश्न उस पिछवाड़े वाले कार्यक्रम में मिल जाए, क्योंकि वह भी एक सुव्यवस्थित और सुगंधित तर्कों पर आपके सामने परोसा गया है। तो कृपया पिछले वाले जो विश्लेषण है उस पर ध्यान दें, उस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आपके मिल जाएंगे। आज्ञा दें के पी त्रिपाठी को। नमस्कार।